नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में पुनः स्वागत है। अब आपको आज से कंटिन्यू क्लासेस मिलने लगेंगी और एक दिन छोड़कर लगभग आपको एक क्लास मिलने लगेगी। हमने अब तक पढ़ा गंगा नदी तंत्र। आज हम भारत की ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जो भारत, बांग्लादेश और चीन में बहती है। चीन से वह अपने उद्गम स्थान से निकलती है तब उसका नाम सांगपो होता है, और जब वह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम दिहांग होता है, और जब असम में पहुंचती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो देश देख रहे हो आप, ये नेपाल है, ये उत्तराखंड, ये यूपी, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल, ये झारखंड, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम। और जो इधर क्षेत्र है यह तिब्बत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है, जो स्रोत है, वह तिब्बत है। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। जब हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था तब हमने जाना था कि इसी मानसरोवर झील के पश्चिम से सिंधु नदी निकलती है और इसी के पास एक दूसरी झील है जिसका नाम राकसताल झील है, और राकसताल झील से लंगछेन खवाब नदी निकलती है, मतलब सतलज नदी निकलती है। तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल है, जबकि मानसरोवर सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। तो ये नदी जब निकलती है यहाँ से चीन में, चीन के तिब्बत वाले भाग में जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम सांगपो होता है। जब ये निकलती है तो इस नदी का नाम सांगपो होता है। कहीं कहीं पर आपको यारलुंग जांगबो नाम भी मिल जाएगा। इसी नदी का एक और नाम यारलुंग जांगबो। जब ये नदी अपने उद्गम स्थान से, कोई भी नदी जहां से प्रारंभ होती है उसे उसका उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां नदी किसी दूसरी नदी अथवा समुद्र में मिल जाती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये उद्गम स्थान इसका है वो तिब्बत में मानसरोवर झील है, जैसा कि आप देख रहे हो, और यहाँ से ये सांगपो के नाम से निकलती है। आगे इस भाग में इसे यारलुंग जांगबो नदी भी कहते हैं। और आपको पता है कि इधर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की यहाँ पे जो चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा। यहाँ जो हिमालय पर्वत की पूर्वी चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, और नामचा बरवा चोटी से यह एकदम टर्न लेती है और यहाँ पे एक गार्ज का निर्माण करती है। आपको पता है कि जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों में गुजरती है तो वहां पर नदी की प्रवृत्ति होती है सामने आने वाली किसी भी रुकावट को, किसी भी चट्टान को काटना। जब नदी लगातार काटती रहती है
और उसका क्षेत्र बड़ा कर देती है तो उसी को कहते हैं गार्ज। और गार्ज का ही बड़ा रूप क्या होता है? कैनियन। तो यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अभी तक इस नदी का नाम सांगपो या यारलुंग जांगपो होता है और यह तिब्बत के पठार पर बहती है लगभग 1100 किलोमीटर। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है और इसमें लगभग 1100 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है। तिब्बत से जब ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम दिहांग होता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब ये असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो प्रश्न बनता है कि ये नदी किस नाम से निकलती है? सांगपो नाम से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। और आपको पता है मानसरोवर झील का जो जल इकट्ठा होता है वो कैलाश पर्वत, कैलाश ग्लेशियर से होता है। आपको पता है यहाँ से ऊपर कैलाश चोटी है और नीचे गुरला मानदाता चोटी। ये दोनों जो चोटियां हैं वो तिब्बत में स्थित है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। तो जब ये अरुणाचल में बहती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। और फिर जब वह असम घाटी में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मपुत्र नाम है वो इसका नाम असम में होता है। असम में ये जो भाग दिख रहे हो इसे धुबरी बोलते हैं, धुबरी या धुबरी। और ये धुबरी से दक्षिण को मुड़ के ये जो देश देख रहे हो ये बांग्लादेश है, जिसे 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पे जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ कई ऐसे मार्गों में इस तरह से कई भागों में ऐसे गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ बीच बीच में ये जो क्षेत्र बच जाता है, यानी कि जो टीले बचते हैं, टापू बचते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आइलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहाँ पर है? भारत में। क्या नाम है उसका? मांजुली। मांजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है। कहां पर है? असम में है, पूर्वी असम में। इसी जब ये नदी और आगे निकलती तो इसी के उत्तर में मानस नेशनल पार्क है। आपको पता है कि असम में 5 नेशनल पार्क हैं, मानस, काजीरंगा, नमेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा। तो इसके उत्तर में मानस है और दक्षिण में काजीरंगा है। आपको पता है काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मानस जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी आगे बढ़ती है
और डुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है गोलुंडो। बांग्लादेश का स्थान है गोलुंडो। जैसे ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या? जमुना। तो जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जबकि यहीं पर जब आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था तो पढ़ा था कि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और ये झारखंड का साहेबगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए और ये नदी गोलुंडो के पास दोनों मिल जाती हैं, तब इस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। जब यही पद्मा नदी और आगे बढ़ती है और यहाँ एक जगह पड़ती है चांदपुर, बांग्लादेश में स्थान है जिसका नाम है चांदपुर। चांदपुर में ये मणिपुर से एक नदी निकलती है, मेघना नदी। और मेघना नदी की सहायक नदी बराक नदी है। ये बराक नदी के नाम से मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और चांदपुर के निकट जब इसमें मिल जाती है तो इन दोनों का संयुक्त नाम अर्थात पद्मा और मेघना, तो इसका नाम फिर मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेघना। और इसके बाद यह नदी आगे जाके चापा का डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो आपको पता है कि सुंदरबन का डेल्टा हुगली नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। हुगली नदी से ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के बीच के डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको पता है कि इस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, जो कि भारत में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, वो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। तो अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती थी सांगपो नाम से, फिर आगे यारलुंग जांगबो और नामचा बरवा चोटी से ये मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है। जब यहाँ पे इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है, उसके बाद जैसे ही असम में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम के बाद डुबरी से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। और ये जमुना आगे गोलुंडो के पास गंगा नदी मिल जाती है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। अर्थात गंगा और जमुना, इन दोनों संयुक्त धाराओं का नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा में आगे एक सहायक नदी आके मिलती है, एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। और मेघना जब इसमें मिल जाती है, इसका नाम हो जाता है मेघना। तो प्रश्न बनता है कि किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन के डेल्टा में गिरती है या समुद्र में मिलती है?
तो मेघना नदी मेघना नाम से ही सुंदरबन के डेल्टा में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक जगह है भैरव बाजार, तो ये भैरव बाजार के पास जाके ये समुद्र में मिल जाती है। तो अगर हम देखें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, क्योंकि उसकी अधिकतम लंबाई भारत में है। जबकि अगर इस लंबाई की बात देखी जाए तो लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास ये तिब्बत में बहती है, लगभग 950 किलोमीटर के आसपास 960 किलोमीटर के आसपास यह भारत में बहती है, जबकि बाकी ये बांग्लादेश में बहती है। तो इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी है। लेकिन अगर भारत में बहने वाली नदियों की बात की जाए, भारत में बहने वाली नदी सिंधु नदी भी भारत में बहती है, लगभग 1050 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में बहती है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इन सब में अगर लंबी पूछी जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। तो आइए इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। इसमें मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं लोहित। कौन सी है? लोहित। और लोहित को नीचे बनाते हैं। इसमें इधर से नदी बहती है और इसका नाम है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। लोहित से पहले एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है दिबांग। अगर इधर से हम क्रम देखें तो सबसे पहले इसमें दिबांग नदी बहती है, मिलती है। और अगर कोई भी नदी देखी जाती है तो नदी जिधर जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, उसका ये दायां हाथ होता है, ये बायां हाथ होता है। तो हम अभी देख रहे हैं बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले नदी कौन सी है? बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां। बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले दिबांग नदी है, दिबांग। उसके बाद लोहित। इस लोहित नदी की भी कोई खास बात है कि इस लोहित नदी पे भारत का सबसे लंबा पुल बना है। भारत का सबसे लंबा पुल सोनपुर बिहार में बना था, लेकिन इस नदी पे पुल बनने से भारत का सबसे लंबा पुल इसी लोहित नदी पर है। ठीक है ना? तो जहां ये लोहित नदी है, इस लोहित नदी पे सबसे लंबा पुल बना है असम में, जो ढोला को सादिया से जोड़ता है। इसलिए इसे ढोला सादिया पुल कहते हैं। हालांकि इसका नाम, आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत रत्न का पुरस्कार मिला था भूपेन हजारिका को, तो भूपेन हजारिका के नाम पर इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल हो गया है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। लोहित नदी पर पुल बना है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। और इस पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल।
भूपेन हजारिका ब्रिज या पुल। तो सबसे पहले दिबांग बनती है, दूसरी लोहित मिलती है, और जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। उसके बाद और आके इसमें एक नदी मिलती है कपिली। ये जो नदी देख रहे हो ना, ये कपिली नदी है। और जब आप इतिहास पढ़ते हो तो जो कामरूप शहर है वो इसी कपिली नदी पर था। तो बाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले दिबांग, फिर लोहित, फिर ये जो नदी है ये धनसिरी है। कौन सी? धनसिरी। जबकि इधर कौन सी है? कपिली। तो ये चार प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पे मिलती हैं और बाएं हाथ से मिलती हैं। अब हम बात करेंगे दाएं हाथ से मिलने वाली नदियों की। तो दाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है सुबनसिरी। धनसिरी नीचे से मिलती है जबकि सुबनसिरी उत्तर की ओर से मिलती है। तो आइए देखते हैं। ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो सबसे पहले मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कामेंग नदी मिलती है इसमें आके, इसका नाम सुबनसिरी, सुबनसिरी, इसका नाम कामेंग। और जबकि यहीं पे इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है मानस नदी, और मानस नेशनल पार्क के बीच से निकलती है। कौन सी? मानस नदी। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल होते हुए और फिर जाके बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। यानी कि हिमालय से तीस्ता निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में आके मिलती है। प्रश्न बनता है कि तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो बांग्लादेश और भारत। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भूटान है। ये जो देश है ना, ये भूटान है। ये भारत का राज्य सिक्किम है, और जबकि ये मेघालय, और ये यहां से लेकर यहां तक पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इधर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले सुबनसिरी, फिर कामेंग, मानस और तीस्ता नदी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में दाएं हाथ से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद जो दूसरी नदी है उसका नाम है कामेंग। कामेंग के बाद सुबनसिरी, कामेंग, और उसके बाद एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है पुथुमारी।
कौन सी? पुत्तुमारी। कामेंग और मानस के बीच में एक और नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है पुत्तुमारी। तो पुत्तुमारी किसकी सहायक नदी है? पुत्तुमारी, यानी सबसे पहले सुबनसिरी, कामेंग, पुत्तुमारी और मानस, और मानस के बाद एक और नदी इधर आके मिलती है जिसका नाम है जिया भरेली। क्या नाम है? जिया भरेली। इस नदी के ऐसे ही नाम हैं, जिया भरेली, पगला दिया, है ना। तो पुत्तुमारी के बाद फिर मानस नदी मिलती है। सुबनसिरी, कामेंग, पुत्तुमारी, मानस, ये हम इधर से क्रम देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। और मानस के बाद फिर ये नदी जो बहती है इसका नाम क्या है? जिया भरेली। जिया भरेली। और इसके बाद ये जो नदी निकलती है इसका नाम है तीस्ता नदी। तो बाकी नदियां सभी भारत में इसमें मिलती है, लेकिन तीस्ता नदी है, जो तीस्ता नदी है वो बांग्लादेश में जाके मिलती है। तो ये दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां थी। क्रम से पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो सबसे पहले सुबनसिरी, उसके बाद दूसरी कामेंग, और कामेंग के बाद ये आप देख रहे हो पुत्तुमारी। सुबनसिरी, कामेंग, पुत्तुमारी, उसके बाद मानस, फिर जिया भरेली, और जिया भरेली के अंत में तीस्ता नदी। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो अब तक आपने देखा कि ये अपने उद्गम स्रोत से सांगपो नाम से बह रही थी, फिर इसमें यारलंग जांगपो नदी इसका नाम हो जाता है। इसके बाद ये जैसे ही असम में प्रवेश करती है इसका नाम देहांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, और ये गंगा से मिलके पद्मा बन जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पद्मा नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद इसमें मेघना नदी मिल जाती है, और मेघना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बराक नदी है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर यह यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि अब तक हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, गंगा नदी तंत्र पढ़ा था और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा। इसके बाद हम अब दक्षिण भारत की नदियां अर्थात प्रायद्वीपी नदियों के बारे में बात करेंगे कि प्रायद्वीपी जहां हिमालय नदियों का जल का जो मुख्य स्रोत है वह वर्षा का जल है, जबकि दूसरा ग्लेशियरों के पिघलने से जल प्राप्त होता है, जबकि प्रायद्वीपी नदियां पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा हम प्रायद्वीपी नदियों को पढ़ने के समय अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी देखेंगे। आपको पता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे कि साबरमती है जो कि अरावली से निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है धार जिले से, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जैसे कि मांडवी है, जुआरी है, ये दोनों केरल की नदियां हैं, जबकि गोवा की नदियां हैं मांडवी और जुआरी। इसके बाद फिर हम कुछ केरल की नदियां देखेंगे जैसे कि भरतपूजा है, पेरियार है, इससे और ऊपर कर्नाटक में शरावती, क्योंकि शरावती नदी के से कोई खास प्रश्न बनता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे
ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। तो हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होंगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली नदियां जैसे कि यहाँ पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से निकलने वाली जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो यहाँ से पूर्व की ओर निकलने वाली नदियों का भी अध्ययन करेंगे। थोड़े कुछ इसमें आपको नाम हो सकता है नए मिलें या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन नामों को जानते होंगे। कभी कभी हम गैर मतलब की चीजें समझकर अरे ये बहुत डीप हो रहा है ऐसा सोचकर हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वास्तव में जीएस एक ऐसा विषय है जिसे व्यवस्थित करने से ही हमारे अंदर निपुणता आती है। जीएस में जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, शॉर्टकट किसी का कोई माध्यम नहीं है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहिए और निश्चित तौर पे लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे और ज्योग्राफी विषय आपका ऐसा हो जाएगा कि जहां पे कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वास्तव में देखा जाए तो जीएस पढ़ने के लिए जीएस पढ़ने का भी एक क्रम होता है। जीएस में अगर जीएस की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी विषय को पढ़िए, क्योंकि इतिहास में अगर आप पढ़ोगे कि चुनार का किला, तो आपको पता होना चाहिए कि चुनार का किला आखिर है कहाँ। तो जब तक हमें ज्योग्राफी नहीं पता होगी उसके बाद हमें इतिहास के फैक्ट कैसे याद रहेंगे। चौसा का युद्ध, अगर चौसा का युद्ध हमें पता नहीं होगा कि चौसा है कहाँ, तो याद कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी होती है, उसकी भौगोलिक, विश्व की, भारत की। उसके बाद हमें इतिहास विषय समझ में आता है। जब हम इतिहास विषय पढ़ लेते हैं, जब हमारा प्राचीन काल से इतिहास देखा जाता है, कहाँ पहले शासक वर्ग हुआ करते थे, कि कहाँ यूनान में राज्य की शुरुआत हुई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे शासक वर्ग बढ़ते रहे और फिर कहाँ से आज हम लोकतंत्र पे आ रहे हैं, डेमोक्रेसी पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बाद इतिहास और इतिहास के बाद वहां की राजनीति। तो राजनीति समझने के लिए भी ज्योग्राफी और इतिहास, क्योंकि किसी देश की राजनीति वहां के इतिहास पर निर्भर करती है। तो तब हमें राजनीति विषय या राज व्यवस्था को समझना चाहिए। जब हम राज व्यवस्था पढ़ लेते हैं और राज व्यवस्था के अंतर्गत उस देश के संबंधित नियम कायदों को देख लेते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ लेते हैं, तब उस देश की हम अर्थव्यवस्था समझ पाते हैं। तो इसलिए चौथे क्रम पे अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहिए। जब अर्थव्यवस्था हो जाती है तो लोगों के लिए जीवन जीने लगते हैं, तब फिर व्यवहारिक जीवन में आने वाले विज्ञान को अर्थात साइंस को पढ़ना चाहिए। जब हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं तब हमें समसामयिकी मुद्दे अर्थात करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। और वास्तविकता जीएस को पढ़ने का यही क्रम है। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी नहीं होगी वो कितना भी अगर रट ले, वह इतिहास में इतनी अच्छी समझ विकसित नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी विषय समझना पड़ता है। जब हम ज्योग्राफी समझ सकते हैं तभी हम इतिहास समझ सकते हैं।
और इतिहास के बाद हम राजनीति समझ सकते हैं, तभी हम अर्थव्यवस्था समझ सकते हैं, तभी हम साइंस समझ सकते हैं, अर्थात विज्ञान समझ सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप राजनीति भी पढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आधार है कि हम दुनिया को समझें, देशों को समझें, राज्यों को समझें, और बिना ज्योग्राफी के मानचित्र के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप रट सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में बहती है, लेकिन इसका अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये फैक्ट लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक बार जब आप मैप से देख लेते हैं, मानचित्र से अध्ययन कर लेते हैं, तो यह चीजें हमेशा हमेशा के लिए व्यवस्थित हो जाती हैं। और एक बार कोई भी विषय, कोई भी फैक्ट अगर मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो मैं पूरी ज्योग्राफी आपको मानचित्र से ही पढ़ाऊंगा। जिन लोगों को मानचित्र में कोई इंटरेस्ट ना हो तो उनके लिए ये क्लास बेकार है, क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाना मानचित्र पर आधारित है और मानचित्र से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप परेशान मत होइए। आपको हाँ, कहीं पे अगर किसी को आवाज़ नहीं आती है, किसी को लिखावट से परेशानी है, राइटिंग समझ में नहीं आता है, कोई भी समस्या ऐसी जो मैं एक्सप्लेन नहीं किया है या नहीं कर पाया है मैंने, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको वो लेवल दिया जाएगा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा हो, जहां पे भी जीएस एक विषय के रूप में आता है, निश्चित तौर पे प्रत्येक प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेगा। और जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट में सेट लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 90% आप कर पाएंगे। बाकी 10% तो आप ही को करना है। लेकिन हाँ, आप अगर जुड़े रहेंगे तो उस 90% को और भी थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है। तो धन्यवाद। हम जो अगला टॉपिक लेके आएंगे, प्रायद्वीपीय नदियाँ। धन्यवाद।